हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आइए सबसे पहले जानते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन में हमको मिलता है, किस फ्रीक्वेंसी की रेंज में मिलता है, किस वेवलेंथ के रेंज में मिलता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है किस कंडीशंस में ऑब्जर्व होता है। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं हमको किस कंडीशन, क्या सभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं, इनकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि कौन मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जहां से आपको सभी प्रकार के वीडियोस के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपको मिलता है वो आपको माइक्रोवेव रीजन में मिलता है। किस रीजन में भैया? माइक्रोवेव रीजन में। अब माइक्रोवेव रीजन में मिलने की वजह से हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगर हम इसको नाम से जानते हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल दे दिया जाए, पूछा जाए क्या यह रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी, पूछा जाए आपसे क्या यह रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेगा या आपको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेगा, आपको कंडीशंस मिल सकते हैं। यहाँ पे ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे माइक्रोवेव एक्टिव हैं, कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है। अब देखिए कैसे आप पता करेंगे कि माइक्रोवेव एक्टिव है और कौन से मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव है। तो माइक्रोवेव एक्टिव होने की वजह से या कह सकते हैं माइक्रोवेव एक्टिव कब होगा? जब मॉलिक्यूल हमारा क्या रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेगा। जो भी कंडीशंस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करने का होगा सेम टू सेम कंडीशन हमारा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करने का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, हम इसको माइक्रोवेव नाम क्यों दिए? क्योंकि यह माइक्रोवेव रीजन में ऑब्जर्व होता है। जो माइक्रोवेव रीजन में ऑब्जर्व होने की वजह से हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। इसलिए जो भी कंडीशन आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की होगी वही सेम कंडीशन आपके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की होगी। ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं कंडीशंस, क्या कंडीशंस होंगे? क्या सभी मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं? अब यहां पे बात करते हैं, जी नहीं, सभी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कह सकते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करते। ठीक है भैया, आओ बात करते हैं तो कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पोलर होते हैं, जो कि हमारे पोलर होते हैं, वो सभी मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को या हम कह सकते हैं माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। ठीक है भैया, माइक्रोवेव क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच डाइपोल पाया जाता हो। डाइपोल कहने का मतलब हम लोग क्या कर सकें? डिफरेंशिएट कर सकें, डिफरेंस निकाल सकें किसके बीच? आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन किया जा सके, सेपरेशन किया जा सके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भैया। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें HCl, HBr, HI, H2, Cl2, I2, ये देखिए अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये सभी मॉलिक्यूल्स हमारे, हम पूछें, माइक्रोवेव एक्टिव हैं? माइक्रोवेव एक्टिव हैं या हम पूछ सकते हैं आपसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे? आप कहेंगे भैया HCl। HCl क्या है? हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या करेगा? माइक्रोवेव एक्टिव होगा और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी शो करेगा। HBr, HBr क्या हमारा माइक्रोवेव एक्टिव है और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेगा? जी हाँ भैया, क्योंकि ये माइक्रोवेव, HBr क्या है? ये हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। सेम टाइप से हमारा HR भी क्या करेगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेगा। लेकिन अगर हम बात करें H2, Cl2 और I2 के लिए, तो आप कहेंगे भैया ये सब हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। ये सब हमारे क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो हम कह सकते हैं ये सभी मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा या माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होंगे। ये सब हमारे क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहां से एक डिफिनेशन क्या निकला कि जितने भी हमारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रा को क्या करेंगे? शो करेंगे, जितने भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहां पे भी देखिए एक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स हमारे हेट्रोएटॉमिक होने के चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो पोलर होने चाहिए। साथ ही साथ हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए? पोलर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आए। जैसे अगर हम आपसे बात करें CH4, CH4 अगर हम बात करें तो क्या यह पोलर है? कहेंगे भैया पोलर तो नहीं है। अब कैसे भैया पोलर नहीं है? क्योंकि इसमें जो हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा, जो हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा? 0 के इक्वल मिलेगा।
क्यों 0 के इक्वल मिलेगा? क्योंकि ये हमारा एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को फॉर्म करता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भैया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और यहाँ पे अगर आप नेट डायपोल मोमेंट चेक करेंगे, नेट डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्या मिलता है? आपके 0 मिलते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट अगर हम बात करें CO2, CO2 क्या हमारा माइक्रोवेव एक्टिव है या रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेगा? आप कहेंगे भैया CO2 भी हमारा क्या है? एक sp हाइब्रिडाइज और मॉलिक्यूल है, जो कि हमारा लीनियर मॉलिक्यूल का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। और ये भी क्या है? ये भी हमारा नॉन पोलर है। ये भी हमारा क्या है? नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट CO2 हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें SF6, अगर हम आपसे बात करें SF6, आप SF6 का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये आपका होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है भैया? ऑक्टाहेड्रल। अगर हम आपसे पूछें क्या यह पोलर मॉलिक्यूल है, क्या ये माइक्रोवेव एक्टिव है, तो आप कहेंगे भैया ये क्या है? एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, जिसका नेट डायपोल मोमेंट क्या है? 0 है। और जब नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक हमारा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और भैया जब कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है देन वो क्या होता है? माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होता। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। अगर हम बात करें H2O, H2O क्या हमारा पोलर है या नॉन पोलर है? अब आप H2O का फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे। H2O का यही स्ट्रक्चर होगा भैया, ये हमारा क्या है? एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। ऑक्सीजन में अगर हम बात करें ये क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और जो हमारा H होता है यहाँ पे कह सकते हैं, या जो इसमें यहाँ पे शेप होता है, जो हमारा शेप होता है वो क्या होता है? बेंट शेप होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक बेंट शेप होता है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे जो H2O है ये हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है? बेंट मॉलिक्यूल का शेप बना हुआ है। और जो नेट डायपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको क्या मिलेगा? डायपोल मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं वाटर इज हमारा क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करें, अगर हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया क्या हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेगा? क्या अमोनिया हमारा माइक्रोवेव एक्टिव होगा? तो आप फिर से इसका क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। अमोनिया का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, क्या होता है भैया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। और कहेंगे भैया यहाँ पे एक लोन पेयर है, देन हमारे पास यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट जो इसका होगा डज नॉट इक्वल टू 0। डायपोल मोमेंट हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं अमोनिया इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अब इफ अमोनिया इज ए पोलर मॉलिक्यूल देन इट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सो, या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व हमको होगा अमोनिया के बीच। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला? जो भी हमारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हमारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर होने चाहिए। अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं देन वो क्या करेंगे? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पोलरिटी के टर्म में भी ये ध्यान रखिएगा कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से ऐसे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके चार्ज का सेपरेशन आप वहां पे पा सकते हैं, डिफरेंट एटम से मिलकर वो बने रहेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है? एक रेगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि हमारे डायपोल मोमेंट को क्या कर देता है? 0 के इक्वल कर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर हम आपसे पूछें CHF3 या अगर हम बात करें CH3F, यहां पे देखिए अगर हम आपसे पूछ लें कि क्या यह मॉलिक्यूल पोलर है, अब आप कहेंगे भैया CH4 तो हमारा नॉन पोलर है, CH4 हमारा क्या है? नॉन पोलर है। लेकिन जैसे ही इस हाइड्रोजन को हमने F से रिप्लेस कर दिया, अब ये मॉलिक्यूल हमारा डायपोल मोमेंट हो गया इसके पास, इसकी जो डायपोल है अब 0 के इक्वल नहीं रह गया, क्योंकि ये फ्लोरीन आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गई। अब यहां से कुछ ना कुछ हमको चार्ज मिलेगा, और जब चार्ज मिलेगा तो हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर हो गया। और जब मॉलिक्यूल पोलर हो गया तो भैया ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को जरूर शो करेगा। ये कुछ कंडीशंस होते हैं होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जब वो हमारे माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं या माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो भी पढ़ेंगे हम लोग किस कंडीशन में पढ़ेंगे, हम उसमें रिजिड रोटर की बात करते हैं। रिजिड रोटर्स क्या होते हैं? जिसकी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।